देखो लास्ट दो क्लास अपन ने क्या किया था, ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर में डेटर मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। डेटर देखो ब्रांच क्या, दो तरह का ब्रांच था, वन इज डिपेंडेंट एंड अदर वन इज इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हो गया, बुक्स ऑफ ब्रांच विल बी मेंटेन इन हेड ऑफिस बुक्स, वेयर इज इंडिपेंडेंट में क्या था, ब्रांच खुद अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। क्लियर है। फिर दो तरह का ब्रांच है, वन इज डोमेस्टिक ब्रांच एंड अदर वन इज फॉरेन ब्रांच। ठीक है, डोमेस्टिक हम लोग इनलैंड ब्रांच भी बोलते हैं और फॉरेन ब्रांच इज फॉरेन ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच मतलब जो लोकल इंडिया के अंदर में और जो इंडिया के बाहर में ऑफिसेज है उसको अपन बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। अब उसके अंदर में जब डिपेंडेंट ब्रांच कंसेप्ट था तो अकाउंटिंग करने का तरीका था या तो डेटर मेथड कर लो या स्टॉक एंड डेटर मेथड या फिर होलसेल प्राइस, ठीक है, एंड फाइनल अकाउंट, ये चार तरीका था। अब डेटर मेथड करो चाहे स्टॉक एंड डेटर मेथड करो, हेड ऑफिस विल सेंड गुड्स टू द ब्रांच, गुड्स में बी सेंड एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। डेटर मेथड में क्या होता है, हेड ऑफिस मेंटेन्स ओनली वन अकाउंट ऑफ ब्रांच, दैट इज ब्रांच अकाउंट। ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच इज रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट। क्लियर है। ब्रांच का जो आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस रिकॉर्ड नहीं करता। ऑल दी एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच इज रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट। इफ गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड हुआ है देन लोडिंग पार्ट हम लोग ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करते हैं। तब अपन क्या करते हैं, लोडिंग पार्ट ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करते हैं। क्लियर है ये चीज। फिर ब्रांच का फाइनल बैलेंस जो भी आएगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांच। फिर इसी मेथड को हमने खोल दिया तो बन गया मेरा स्टॉक एंड डेटर मेथड। वहां पे अपन ब्रांच से रिलेटेड सारे अकाउंट बना रहे थे, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, इवन इफ गुड्स इज सेंड एट इनवॉइस प्राइस तो अपन क्या बना रहे थे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना रहे थे। क्लियर है। तो स्टॉक एंड डेटर में सारा ट्रांजेक्शन नॉर्मल तरीके से अपन करते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से इजीली हो रहा था। इनवॉइस प्राइस पे जब सेंड करता है तो क्या ध्यान में रखना है अपन को, लोडिंग विल बी शोन इन माय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। इफ सपोज इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया और सेल भी इनवॉइस प्राइस पे ही हो रहा है तो ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा आपका, या तो नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉस आएगा। अब ध्यान में रखना था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का। इफ नॉर्मल लॉस है तब क्या करोगे, इफ गुड्स इज सेंड एट कॉस्ट प्राइस तो कुछ भी नहीं करना, बट इफ गुड्स इज सेंड एट इनवॉइस प्राइस कंप्लीट वैल्यू ब्रांच एडजस्टमेंट के थ्रू अपन यूज करेगा, क्रेडिट कर देगा स्टॉक अकाउंट में और ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या करना था, कॉस्ट वैल्यू इज ट्रांसफर टू ब्रांच पीएनएल वेयर इज लोडिंग पार्ट ब्रांच एडजस्टमेंट से कम होगा और एबनॉर्मल गेन होने से उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। दैट वाज माय स्टॉक एंड डेटर मेथड। वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। इफ थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चंस रह भी गया तो अपन लास्ट में कवर अप कर लेंगे। नाउ द थर्ड मेथड, होलसेल प्राइस मेथड। होलसेल प्राइस मेथड बोलो या फिर आउटलेट स्टॉक अकाउंट बोलो, बात एक ही होता है। होलसेल प्राइस में क्या होता है, हेड ऑफिस विल सेंड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट होलसेल प्राइस। बस नॉर्मल है, कुछ नहीं है, जैसे आपने डेटर मेथड या स्टॉक एंड डेटर मेथड किया था वैसे ही इसको करेंगे। देखो नंबर 8 एक ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा कर लेते हैं, फिर वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट। Messrs. Rahul operates a number of retail outlets to which goods are invoiced at wholesale price, which is cost plus 25%। यानी कॉस्ट 100 रुपए है, 25 रुपए ऐड करेंगे तो मेरा बन जाएगा ये होलसेल प्राइस, राइट। दीज आउटलेट सेल द गुड्स एट द रिटेल प्राइस। अब इन लोग क्या करते हैं, इसको आगे बेचता है रिटेल प्राइस पे। कैसे रिटेल प्राइस निकलेगा, 125 पे और 20% ऐड हो जाएगा, दैट इज 25 रुपए ऐड होने के बाद 150। दिस इज अवर रिटेल प्राइस। क्लियर है। आगे बोला फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2 ओपनिंग स्टॉक। अब एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक किस वैल्यू पे आ रहा होगा, होलसेल प्राइस पे, नॉट रिटेल प्राइस। और होलसेल प्राइस का मतलब है इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, होलसेल प्राइस का मतलब प्रॉफिट इंक्लूडेड है। देन क्वेश्चन ने मांगा है स्टॉक अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब देखो स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 30,000 है। अब इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जब आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे
बैलेंस BD 30,000, क्लियर। अब इसका जो लोडिंग पार्ट है वो कहां जाएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यहां पे देखो इन्होंने टर्म यूज किया, स्टॉक रिजर्व बोलो या स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, बात एक ही है। तो इसका लोडिंग पार्ट इधर आ जाएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट है इस पे, 30,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, 6,000। ये लोडिंग पार्ट है, बिकॉज 25% ऑन कॉस्ट है, लेकिन 30,000 होलसेल प्राइस हो गया ना, यानी इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड करेंगे। देन गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, हमने कितना रुपए का गुड्स भेजा, 3,24,000, लेकिन ये क्या है, तो इसका लोडिंग कहां जाएगा, स्टॉक रिजर्व में जाएगा क्या। बस यहां पे ये नहीं करना, क्यों नहीं करना समझना, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। अब स्टॉक एडजस्टमेंट और स्टॉक रिजर्व में फर्क होता है। स्टॉक एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, सारा लोडिंग डालते हैं, वेरे स्टॉक रिजर्व में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आता है। आई बात समझ में, वहां पे हम बाकी जितना भी एलिमेंट है उसका लोडिंग नहीं हटाएंगे। ये क्लियर है, एक तो ये डिफरेंस मिला नया। अब देखो आगे क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा, कितना कमाया हमने, 60,000। गुड्स लॉस कितना हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर, अब एक्सपेंसेस कहां जाएंगे, पीएनएल अकाउंट में। एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट 20,000। हमारा जो पीएनएल अकाउंट स्टार्ट होगा वो तो ग्रॉस प्रॉफिट से ही स्टार्ट होगा। पीएनएल अकाउंट जो स्टार्ट होगा वो तो ग्रॉस प्रॉफिट से ही स्टार्ट होगा। देन स्टॉक एट द आउटलेट यानी क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट द आउटलेट दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, कितना हो गया, 36,000। अब इस पे जो रिजर्व है दैट विल बी द क्लोजिंग रिजर्व ऑफ स्टॉक रिजर्व अकाउंट टू बैलेंस CD 70,200। यहां तक क्लियर है। तो एक चीज सोचो, आपने 60,000 रुपए कमाया है, क्या हम सेल्स निकाल सकते हैं, इनवॉइस प्राइस पे ही तो निकालना है। यानी जब मेरा सेलिंग प्राइस 150 होता है, व्हेन माय सेलिंग प्राइस, यही तो है रिटेल प्राइस पे बेचते हैं अपन, 150 होता है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 25 रुपए का प्रॉफिट है। अब मुझे उल्टा दे रखा है, 25 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे सेल्स करना पड़ता है 150 रुपए का। तो 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने कितने का सेल किया होगा, समझ में आया, 60,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 150, 3,60,000 रुपीज का आपने सेल्स किया होगा। ये क्लैरिफाइड है, समझ में आ रहा है। अरे 125 का होलसेल प्राइस है, उस पे 20% ऐड करना है, यानी 25 रुपए का प्रॉफिट, तो मेरा रिटेल प्राइस बनता है 150। यानी जब मैं 150 रुपए में बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 25 ही हुआ ना। तो 25 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए यू हैव टू मेक अ सेल ऑफ 150 रुपीज। तो टू मेक ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 60,000 हमें कितना सेल्स करना होगा, यूनिटरी मेथड, तो हमें 3,60,000 का सेल्स करना होगा। तो चलो यहां मैं लिख देता हूं सेल्स 3,60,000। आई बात समझ, स्टॉक अकाउंट में क्या स्टॉक अकाउंट मैच हो रहा है क्या, डिफरेंस ही क्या है मेरा, लॉस बाय फायर, बाय लॉस बाय फायर कितना, 18,000। यहां तक समझ में आया, ये लॉस बाय फायर पीएनएल में भी आ जाएगा, टू लॉस बाय फायर 18,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब एक चीज समझना, स्टॉक रिजर्व, भैया स्टॉक रिजर्व तो 6,000 ओपनिंग है, 7,200 क्लोजिंग है, ये तो मैच नहीं हो रहा है ना। तो क्या होगा स्टॉक रिजर्व का, देखो स्टॉक रिजर्व बेसिकली क्या है, इट इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ माय प्रीवियस ईयर। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में सेल्स हुआ है, इसका मतलब वो रियलाइज हो चुका। मैंने पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था तभी तो वो अनरियलाइज था,
लेकिन करंट ईयर जब मैं आया हूं तो मैंने सेल्स तो किया ही है ना, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही बिका होगा बाय डिफॉल्ट फीफो मेथड, तो मेरा वो प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया। तो ये जो प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया ये कहां जाना चाहिए मेरा, पीएनएल अकाउंट में। तो समझना कि क्या एंट्री होता है, जब एक होता है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व रियलाइज्ड, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व रियलाइज्ड, जब हमने रियलाइज कर लिया तो स्टॉक रिजर्व हट जाएगा और वो प्रॉफिट में चला जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, स्टॉक रिजर्व टू पीएनएल, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। कितना का था पिछला साल का, तो ये तो रियलाइज हो गया ना। लेकिन करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है क्या वो रियलाइज हुआ है क्या, वो रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं तो मेरा प्रॉफिट में काउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट में, तो मुझे उस प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का एंट्री होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व नॉट क्लोजिंग, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। क्या चीज, हाँ व्हेन इट से स्टॉक रिजर्व अकाउंट, इसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब क्वेश्चंस तो और आना चाहिए था आपकी तरफ से। चलो मैंने ये दोनों एंट्री समझ में आया। पिछला साल प्रॉफिट रियलाइज्ड नहीं हुआ था, तो लेकिन मैंने तो क्लोजिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे दिखा रखा था, उसमें प्रॉफिट था, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को कम किया। प्रॉफिट कम करने के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, ये प्रॉफिट कम हो गया। अब जब वो अगला साल आए तो मेरा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नेक्स्ट ईयर तो रियलाइज किया होगा ना, गुड्स बेचा है तो रियलाइज होते उस साल का प्रॉफिट बढ़ा दूंगा मैं, राइट। यहां तक तो दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका और एक क्वेश्चन आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, पीएनएल अकाउंट में भैया फिर दिखाओ, पीएनएल अकाउंट में क्यों नहीं दिखा रहे, दिखाई दिया होगा जब मतलब स्टॉक वगैरह बना रहा था। यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ नेट प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है 60,000 -20 -18 22,000 का एनपीआर। आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, तो भैया ठीक है एंट्री तो समझ में आया, तो इसको पीएनएल में दिखाओ तो सही, लेकिन मैंने नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, आउटलेट स्टॉक अकाउंट जब बनाया हम लोग बैलेंस वीडियो तो दिखाया ना, प्रॉफिट के साथ तो दिखाया था। एंट्री तो मेरा ये हुआ स्टॉक रिजर्व टू पीएनएल, हां पर अकाउंट में लेजर जब बनाया, जब जर्नल मैंने किया तो मेरी लेजर पोस्टिंग तो होनी चाहिए। यस, बिकॉज ये प्रॉफिट लॉस आप ब्रांच का बना रहे हो, इसमें जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट लगा हुआ था वो किसका था, हेड ऑफिस का, तो प्रॉफिट भी कहां कम होगा, हेड ऑफिस के जनरल पीएनएल में कम होगा। क्या मैंने यहाँ ये लिखा क्या, टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट, हमने ब्रांच पीएनएल को कम या ब्रांच पीएनएल को थोड़ी बढ़ाया, हमने तो नॉर्मल पीएनएल, नॉर्मल पीएनएल किसका होता है, हेड ऑफिस का होता है, क्योंकि स्टॉक रिजर्व से प्रॉफिट का इंपैक्ट तो हेड ऑफिस को होगा ना, ब्रांच का तो भाई ब्रांच बोलेगा मैं नहीं हटाने दे रहा, ब्रांच बोलेगा मेरे लिए तो वो कॉस्ट ही है ना, आपको मेरी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है तो उसी वैल्यू पे इवेल्युएट करो। हेड ऑफिस बोलता ठीक है तेरे बुक्स में नहीं हटाएंगे, लेकिन जब हेड ऑफिस का अपना एक्चुअल नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानना है तब तो हेड ऑफिस ये हटा ऐड करके ये हटाएगा ना, बोलेगा ये तो मैंने कमाया ही नहीं है। उसके बुक्स में जब वो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक अपने टोटल क्लोजिंग स्टॉक में डालेगा तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक तो इनवॉइस प्राइस पे है, इफ मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है डोंट यू थिंक प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो क्या हेड ऑफिस ने वो प्रॉफिट कमाया है क्या, तो हेड ऑफिस अपना पीएनएल कम करेगा ना, तभी तो ये एंट्री पास करता है। अब ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट एडेड है, जब हेड ऑफिस अपना ओपनिंग स्टॉक दिखाएगा तो उसमें ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक भी एडेड होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम होता है, तो हेड ऑफिस तो भाई आपको कमा लिया तो काउंट करेगा ना उस प्रॉफिट को, तो हेड ऑफिस ये एंट्री पास कर, समझ में आया। ये जो आपने स्टॉक रिजर्व का पीएनएल से ट्रांसफर एंट्री जो किया है
इट इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप इंडिपेंडेंट ब्रांच करोगे वहां पे सेम कंसेप्ट फिर से आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक रिजर्व का एलिमिनेशन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस होता है, उसके पीएनएल अकाउंट से होता है, क्योंकि उसका एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इंपैक्ट करता है, ब्रांच का प्रॉफिट लॉस इंपैक्ट नहीं करता। इससे ऐसे तो ब्रांच की इवेल्युएशन हो ही नहीं पाएगी। ब्रांच बोलेगा मेरा परफॉर्मेंस आपको चेक करना है, तो आपने मुझे 100 का चीज 125 में भेजा ना, तो आप 125 के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो। मैंने तो 125 कॉस्ट प्राइस समझ के बेचा है, आप मेरी परफॉर्मेंस वैसे इवेल्युएट करो ना। आई बात समझ में? तभी तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रांचेस के अंदर में स्टॉक इज शोन एट इनवॉइस प्राइस। उसका जो स्टॉक रिजर्व वाला पार्ट है, यानी जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, दैट इज एलिमिनेटेड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व से हमें कम करना है प्रॉफिट, तो हम ये एंट्री पास करते हैं। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व से प्रॉफिट बढ़ाना है, क्योंकि हमने कम कर रखा होगा, या फिर मेरा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका होगा, प्रॉफिट कम है, तो हम लोग ये एंट्री पास करके उसको ठीक करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आया स्टॉक रिजर्व का कहानी? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके ठीक है नहीं आया, बट ये आना चाहिए था। जब मैं आपको ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का एंट्री सिखा रहा हूं, तो भैया इसका पोस्टिंग पीएनएल में क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा क्योंकि दिस पीएनएल इज जनरल पीएनएल, दैट इज हेड ऑफिस का पीएनएल। उनका जब पीएनएल बनाएंगे तो वहां दिखेगा। क्लियर है? कंसेप्ट समझ आया? होलसेल प्राइस में ये एक गलती करके आते हो एग्जाम में आप, होलसेल प्राइस के क्वेश्चन। बाकी कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया आपने। पहला गलती, स्टॉक रिजर्व अकाउंट को आप स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट समझ लेते हो, ठीक है, वो नहीं करना। दूसरा जो मेजर मिस्टेक करते हैं, एक ये जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, बिकॉज एग्जाम में यदि आपने बना लिया अकाउंट तो आपको पता ही है कि अकाउंट को तो मैच करना होता है। ये अकाउंट जब आप बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखोगे तो मैच तो करोगे ना। तो ये मैच कैसे है? 6,000 तो रियलाइज हो चुका, 7,000 अनरियलाइज्ड है, तो उससे प्रॉफिट कम करना है, एंड दैट प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस कम और बेसी करना है। समझ में आया? क्लियर है ये चीज? अरे अरे क्या चीज? होलसेल प्राइस में मेजरली यही एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हो सकता है। ब्रांच के एंगल से क्वेश्चन था, ये हेड ऑफिस के यस, इंडिपेंडेंट ब्रांच में पूछेगा वो। नहीं, जब भी आपसे होलसेल प्राइस पे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना सिर्फ वो ब्रांच का ही बुक्स पूछता है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इंडिपेंडेंट ब्रांच में हम सेम चीज सीखेंगे, जहां पे हम ये स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करेंगे, बट नॉट इन ब्रांच बुक्स, इन द हेड ऑफिस का पीएनएल। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना आप लोग। ये किया अपन ने, इधर अपन एंट्री पास कर लेते हैं ऊपर में एज ए नोट मार के। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का एंट्री क्या होगा? वो तो प्रॉफिट मेरा रियलाइज हो चुका है, तो मुझे पीएनएल बढ़ाना है हेड ऑफिस का, क्योंकि वहां पे क्या होगा पता है, आईसीआई के मोड में जब इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चंस करोगे ना, उन लोग ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो रियलाइज हो चुका और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जो रियलाइज नहीं हुआ, उसका जो नेट वैल्यू है ना, उसका इफेक्ट पीएनएल में दिखाते हैं। रादर देन कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को करंट ईयर का प्रॉफिट में काउंट कर लेंगे और पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस करेंगे। नेट दिखाओगे तो बात एक ही है। यदि मैं सोचो क्रेडिट साइड में 500 दिखाऊं, डेबिट साइड में 300 दिखाऊं, मैं नेट क्रेडिट में 200 दिखा दूं, ऐसा कर सकता हूं ना, बट वहां पे हम आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान रखना नहीं हो। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें तो क्या किया इन्होंने, नॉर्मल समझाया ना। मैं बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट ब्रांच में वो ऐसा नहीं कर रहे, तो वहां पे अपन को अलग अलग ही करके करना है, ठीक है। और जब मैं ज्वाइन करूंगा लॉजिक समझा दूंगा कि मैंने माइनस करके दिखाया। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, बोलिए? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस किसका है?
हेड ऑफिस का। हाँ, उन लोग को मतलब है भाई, ब्रांच को कोई मतलब नहीं है। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। क्लियर है? बाकी नंबर 8 फटाफट कॉपी में कर लो। पहले 8 भी शायद किया देखना पड़ेगा। सेल प्राइस कॉस्ट प्लस 40 दिया और इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 15 दिया। 8 किया नहीं था क्या अपन? याद नहीं कितनी क्या 8 तो नहीं किया। हाँ ये वही है, सेम क्वेश्चन। करना है। हाँ आप ये कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस, अभी एक बार का ये कर लोगे तो वो हो जाएगा। पहले प्रेजेंटेशन उतार लो नंबर 8 जो बुक का है कि किस तरीके से करना था। बट समझ में आया ना, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, हमने कैसे सेल्स का वैल्यू निकाला। नॉर्मल कैलकुलेशन बोला तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करो। 4 मार्क्स 2 मार्क हो गया ये। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8। From the following details of Western Branch Office of Messrs. Alpha for the year ending 31st March 2020, a certain branch stock reserve in respect of unrealized profit in opening stock and closing stock. Goods are sent to the branch at invoice price and branch also maintains stock at the same price. Goods invoice price पे भेजता है, ठीक है। आपसे क्या बोला, कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक रिजर्व एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सेल्स प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%। कॉस्ट है 100 रुपए, 40 रुपए, 140 रुपए हो गया सेलिंग प्राइस, है ना। इनवॉइस प्राइस इज कॉस्ट प्लस 15%। कॉस्ट 100 रुपए, 15 रुपए यानी 115 रुपए इज माई इनवॉइस प्राइस। तो कैन आई से ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से 115 इज द कॉस्ट प्राइस जो वो 140 में बेचता है। ब्रांच क्या करता है, 115 का चीज 140 में बेच रहा है, तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ब्रांच? 25 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है, ये समझ में आता है। अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3,45,000। ये ओपनिंग स्टॉक में तो इनवॉइस प्राइस पे है, तो इस पे प्रॉफिट पार्ट निकाल सकते हैं आप लोग। 3,45,000 डिवाइडेड बाय, डिवाइड होगा ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। 115 इंटू 15, 45,000। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ठीक है 45,000। अब गुड सेंड ड्यूरिंग द ईयर बाय हेड ऑफिस 16,10,000। हमारे पास 3,45,000 तो था ही, 16,10,000 का गुड्स और आ गया। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, भाई ये तो सेल्स है, हम तो क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। तो पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ना, यानी कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या, इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ सेलिंग प्राइस 21 लाख है, यानी जब मेरा सेलिंग प्राइस 140 रुपए होता है तो इनवॉइस प्राइस 115 होता है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 140, इनवॉइस प्राइस इज 115, तो सेलिंग प्राइस 21 लाख है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, 21 लाख डिवाइडेड बाय 140 इंटू 115।
17,25,000 यूनिटरी मेथड किया हमने. If your selling price is 140, then your invoice price is 115. Now when your selling price is 21 lakh, what will be your invoice price? ऐसे करते ना, 140 रुपए का है तो 115, 1 रुपए हुआ तो 115 by 140, 21 लाख हुआ तो 115 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 21 लाख. क्लियर? तो 17,25,000 आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो 17,25,000 यहां से माइनस कर दो तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 2 लाख. और हम इस पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकाल सकते हैं. समझ में आया? इसलिए 4 मार्क का था. तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा? 2,30,000 इंटू 15 बाई 115, 30,000. समझ में आया? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में. 4 मार्क का तो क्वेश्चन था, छोटा सा कंसेप्ट. हो गया क्या? तो नहीं था, टर्म खत्म हो गया ना. एक साल का टर्म है ना, 2 साल.
ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है। एक साल हुआ है, 4-5 साल। इसके कुछ ये क्लियर है। नाउ सी इंडिपेंडेंट ब्रांच कंसेप्ट। इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होगा, हेड ऑफिस विल मेंटेन देयर ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स whereas branch will maintain their own books of accounts. At the end of the year हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच इज अ डेटर, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स दे रहा है, whereas ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से हेड ऑफिस इज अ क्रेडिटर। तो ब्रांच के बुक्स में जितना हेड ऑफिस क्रेडिटर है, हेड ऑफिस के बुक्स में भी ब्रांच उतना ही डेटर होना चाहिए ना। नहीं होने के कुछ कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच। तो जब हेड ऑफिस ने भेजा तब तो हेड ऑफिस ने एंट्री कर लिया, लेकिन ब्रांच को मिला ही नहीं, उसने एंट्री नहीं कर रखा है, तो क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन करने के लिए हम लोग ब्रांच में एंट्री कर देंगे। या फिर कैश ब्रांच ने भेजा लेकिन हेड ऑफिस को नहीं मिला, तो ब्रांच ने एंट्री कर रखा होगा, हेड ऑफिस ने एंट्री नहीं कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा, एंट्री कर लिया और रास्ते में चोरी हो गया, लॉस, और हेड ऑफिस ने क्या किया, लॉस का एंट्री अपने बुक्स में ब्रांच के नाम पे कर दिया। ब्रांच बोलता है मैं क्यों लॉस बियर करूं, मेरे पास तो गुड्स आया भी नहीं था, रिस्क एंड रिवार्ड आपका था, राइट। तो इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, उसी को अपन रिकंसिलिएशन बोलते हैं इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या चीज, नहीं हेड ऑफिस डिपेंड करता है, वैसे भी क्वेश्चन बता देगा कि किसके बुक्स में करना है, नॉर्म, हाँ दोनों साइड से, बट नॉर्मली क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू, बोलेगा कि हेड ऑफिस के बुक्स में रेक्टिफाई करो। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंसेस होगा, हमें उसको रिकंसाइल करना, दोनों को सेम कर देना। एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जहां पे नॉर्मल जर्नल एंट्रीज मांगेगा वो आपसे कि रेक्टिफाई कर दो, और एक कैटेगरी होगा जहां पे वो आपसे प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनाने बोलेगा, बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, ये सारी चीजें बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो सी इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट, इंडिपेंडेंट में क्या होता है, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच क्या हो गया, इज अ डेटर, वेयरएज ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस इज अ, हेड ऑफिस और ब्रांच अपना अपना खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। कोई भी डिफरेंस होगा किस लिए हो सकता है, अब रीजंस देखना। गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच, तो हेड ऑफिस ने भेजा है तो उसका तो एंट्री कर रखा होगा हेड ऑफिस ने, लेकिन ब्रांच ने एंट्री नहीं किया होगा, तभी तो दोनों में मिसमैच आ रहा है। तो ब्रांच को ही तो उसका एंट्री करना चाहिए, ब्रांच क्या एंट्री करेगा, अब गुड्स मिल जाता है तो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस करता है वो, राइट। बट अभी वो क्या लिखेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, और किससे लिया, हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस एज अ क्रेडिटर उसके बुक्स में इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में, इस एंट्री में कोई डाउट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। Similarly, cash amount remitted by the branch but not received by head office. ब्रांच ने पैसा भेज दिया तो एंट्री कर रखा होगा, हेड ऑफिस को पैसा मिला नहीं तो हेड ऑफिस ने एंट्री नहीं किया, करना चाहिए उसको, तो वो क्या एंट्री करेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच वाज ए डेटर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, अब उससे पैसा आ गया तो क्या करेगा, डेटर कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सिनेरियो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, मतलब क्या हुआ, ब्रांच को फिक्स्ड एसेट्स भेजा गया फ्रॉम द हेड ऑफिस, ठीक है, और उसका जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है वो भी कहां मेंटेन हो रहा है, हेड ऑफिस की बुक्स में ही मेंटेन हो रहा है। तो जिस दिन हेड ऑफिस एसेट खरीदती है ब्रांच के लिए, सपोज ब्रांच में एक एसी चाहिए, तो हेड ऑफिस ने खरीद के उधर इंस्टॉल करवा दिया, पेमेंट कर दिया, बट अब ये जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है हम ब्रांच में मेंटेन नहीं कर रहे, तो कहां मेंटेन हो रहा है, हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट या ब्रांच मशीनरी अकाउंट डेबिट, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच का तो एसेट बढ़ रहा है, उसका खुद का हेड ऑफिस का एसेट थोड़ी बढ़ रहा है, तो ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट, और पैसा किसका गया, हेड ऑफिस का खुद का, तो टू कैश टू बैंक, और क्रेडिट में होगा तो पार्टी का नाम आ जाएगा, क्लियर है। अब मेन है डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट्स तो समझ में आ रहा है, डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, एसेट कहां यूज हो रहा है, सिर्फ हेड ऑफिस उसका अकाउंट ही तो मेंटेन कर रहा है,
जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो किसके प्रॉफिट से जाना चाहिए? ब्रांच के प्रॉफिट से जाना चाहिए ना, राइट? आई बात समझ में? तो जब हेड ऑफिस एंट्री करेगा ना, क्या करेगा पता है? हेड ऑफिस बोलेगा मेरा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ब्रांच का एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, वो ब्रांच का एसेट को क्रेडिट कर देगा, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना ही पैसा वो क्या करेगा? मुझे ब्रांच से लेना है, बिकॉज ब्रांच के बिहाफ में पेमेंट किसने किया? हेड ऑफिस ने पे किया। और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो एक्चुअल में किसको करना चाहिए? ब्रांच को यूज तो वही कर रहे हैं ना, तो वो अपने बुक्स में एक्सपेंस क्लेम करेगा और बोलेगा कॉरेस्पॉन्डिंगली इतना रुपए मुझे हेड ऑफिस को देना है, क्योंकि एक बार का सपोज मैंने आपके बिहाफ में पूरा पे कर दिया, राइट? अब यूज तो आप ही कर रहे हो एसेट, तो जैसे जैसे जितना जितना यूज कर लोगे उतना उतना पैसा मुझे आपसे मिलना है। आई बात समझ में? तो ये एंट्री ध्यान रखना थोड़ा सा कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस विल बी क्लेम इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ठीक है? ब्रांच कैसे क्लेम करेगा? ब्रांच के पास एसेट अकाउंट होता ना तो ब्रांच नॉर्मल एंट्री करता, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लेकिन ब्रांच के बुक्स में तो एसेट अकाउंट है नहीं, तो ब्रांच क्या क्लेम करेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू उतना ही पैसा किसको देना है? हेड ऑफिस को देना। आई बात समझ में? वेर एज हेड ऑफिस एक्सपेंस क्लेम नहीं करेगा, बिकॉज हेड ऑफिस बोलता है मेरी एसेट है नहीं, मैं यूज ही नहीं कर रहा, ये तो ब्रांच में यूज हो रही है। तो हेड ऑफिस नॉर्मली बोलेगा मेरे पास ये अकाउंट है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्रेडिट करूंगा। ठीक है? एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इतना ही पैसा मुझे किससे लेना है? ब्रांच से लेना है। आई बात समझ में? ये यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? फिर एक याद करो, हमने इंटर ब्रांच डिस्कशन किया था ट्रांजेक्शन, कि मैंने बोला था यार गुड्स मैंने क्या किया, राजस्थान वाले को भेज दिया, फिर गुजरात वाले को चाहिए था, तो मैंने राजस्थान वाले को बोला क्या फायदा यार, तू इतना दूर आसाम भेजेगा, एक काम कर गुजरात वाले को भेज दे। इज इट क्लियर? इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन पे एक क्वेश्चन आ सकता है, आपके मैट में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है, एक क्वेश्चन है वो पूरा इंटर ब्रांच पे ही घूम रहा होगा, आपको नेट एंट्री लास्ट में पास करना होगा। इंटर ब्रांच समझना होता क्या है? सबसे पहले हेड ऑफिस ने ब्रांच 1 को भेजा, सपोज ये ब्रांच 1 अपना राजस्थान है, जब हेड ऑफिस ब्रांच 1 को भेजेगा तो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ब्रांच 1 अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1। ठीक है? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1। अब ब्रांच 1 को वो गुड्स मिल गया तो ब्रांच 1 क्या एंट्री करेगा? गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ, जस्ट लाइक अ परचेज का एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो ब्रांच के लिए तो हेड ऑफिस क्रेडिटर ही है, राइट? बस वो परचेज की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा है? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, और क्रेडिटर का नाम है यहाँ पे हेड ऑफिस। क्लियर है ये एंट्री? तो अब अचानक से क्या हुआ, ब्रांच 1 बोलता है मुझे तो नहीं चाहिए गुड्स, मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, लेकिन ब्रांच 2 को चाहिए। तो हेड ऑफिस ने बोला कि ठीक है तू ये गुड्स इसको भेज दे, तू ये गुड्स इसको भेज दे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इतना दूर भेजने का जरूरत नहीं है, पहले तू मुझे भेजेगा फिर मैं इसे भेजूंगा, डबल डबल टाइम जाएगा, नुकसान तो हेड ऑफिस का ही है, राइट? तो हेड ऑफिस बोलता है ब्रांच 1 तू ही इसको भेज देना। ठीक है? तो लेकिन जब ब्रांच 1 ब्रांच 2 को भेज रहा है गुड्स, तो ब्रांच 1 बोलता है मुझे ब्रांच 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्रांच 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गुड्स भेज कौन रहा है? हेड ऑफिस। कहीं से भी आओ वो तो क्या बोलेगा, मेरे पास हेड ऑफिस से गुड्स आया। तो ब्रांच 1 क्या करता है? एग्जैक्टली परचेज रिटर्न का एंट्री कर देता है। एग्जैक्टली परचेज रिटर्न हो गया उसके लिए, तो उसने तो गुड्स भेज दिया, मतलब रिटर्न हो चुका है। तो जब हम खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यहां हमने किया गुड्स रिसीव टू क्रेडिटर, मतलब दैट इज एचओ, तो एग्जैक्टली रिवर्सल एंट्री हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये गुड्स चला गया ब्रांच 2 के पास, तो ब्रांच 2 के पास गुड्स आया, तो ब्रांच 2 क्या बोलेगा? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू, उसके लिए तो हेड ऑफिस ने भेजा होगा ना, राइट? लेकिन हेड ऑफिस ने जब इसको भेजा था ब्रांच 1 को, तो ब्रांच 1 को तो डेटर बना लिया था, लेकिन ये तो रिटर्न हो चुका ना एक तरीके से, तो इसको क्या करना पड़ेगा? उसको वापस रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करके बंद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली लास्ट में गुड्स किसके पास है? तो वो अपने बुक्स में किसको डेटर बना के रखेगा? तो ब्रांच 2 अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 1। आई बात समझ में? क्लियर है? इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान, ये समझ में आया या नहीं आया? ये क्लियर है? देन एट द एंड कंसोलिडेशन करते हैं। ठीक है? पहले रेक्टिफाई कर लिया, अब करना क्या? ब्रांच का जितना भी अकाउंट्स है वो हेड ऑफिस के अकाउंट्स में मर्ज करना है, राइट? तो ब्रांच की जितनी भी एसेट्स है हेड ऑफिस की बुक्स में आ जाएगी, तो हेड ऑफिस के बुक्स में एसेट आ रही है तो एसेट्स बढ़ेगी, तो ऑल ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट
एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच कम हो गया, क्योंकि ब्रांच से तो पैसा मिलना है ना, पैसे के बदले में क्या कर रहा है वो, सारी की सारी एसेट्स ले रहा है, सारी की सारी लाइबिलिटीज लेगा तो ब्रांच को पैसा देना है, ठीक है। देन प्रॉफिट मर्ज कर लेगा, वो ब्रांच का जितना भी प्रॉफिट अपने पीएनएल में डालेगा ना, अपने पीएनएल के क्रेडिट में दिखाएगा, तो पीएनएल क्रेडिट होगा, ब्रांच का पीएनएल डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में? और ब्रांच क्या कर रहा है, अपना सब कुछ हेड ऑफिस को दे रहा है, तो जब उसकी एसेट्स जा रही है तो उसका एसेट्स अकाउंट क्लोज हो रहा है, एसेट्स डेबिट होता है तो एसेट क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो किसके पास जा रहा है, हेड ऑफिस को पैसा देना था ना, तो पैसे के बदले में उसने क्या किया, सारी एसेट्स दे दी, तो हेड ऑफिस एज ए क्रेडिटर कम हो जाएगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू ऑल दी एसेट्स। और लाइबिलिटीज गया तो भाई हेड ऑफिस से क्या करना है, और पैसा देना पड़ेगा भाई, वो आप अपनी लाइबिलिटीज दे रहे हो, तो ये एंट्री। एंड प्रॉफिट ट्रांसफर करने का एंट्री ऐसे नहीं होता है, वो अपने हेड ऑफिस के साथ में करता है, उसका जो ब्रांच का प्रॉफिट है अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है, हेड ऑफिस को मिलना चाहिए ना, तो बोलता है इतना पैसा मुझे हेड ऑफिस को देना, प्रॉफिट का ये एंट्री होता है। क्लियर है? बाकी जब अपन कंसोलिडेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंसोलिडेशन थोड़ा टाइम के बाद करेंगे, पहले अपन नॉर्मल जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे अभी तक जो पॉइंट नंबर 4 तक जो अपन ने डिस्कस किया उसके बारे में एंट्रीज चली, ठीक है। नोट्स उतारा हुआ था क्या ये? इलस्ट्रेशन नंबर 9, अच्छे से देख लेना एग्जाम में कि एंट्री किसके बुक्स में पास करना है, हेड ऑफिस के बुक्स में पास करना है या फिर ब्रांच के बुक्स में एंट्री पास करना है, वो अच्छे से समझ लेना। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। ओ माय गॉड, किसके बुक्स में पास करना है, ब्रांच के बुक्स में आपको एंट्रीज पास करना है, ठीक है। ब्रांच पेड ₹5,000 एज सैलरी टू हेड ऑफिस सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसका है, पेमेंट किया ब्रांच ने, बट द अमाउंट पेड बाय ब्रांच हैज बीन डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। बट ब्रांच ने क्या एंट्री कर दिया, ब्रांच एक्चुअल में तो हेड ऑफिस का सुपरवाइजर है, तो ये पेमेंट खर्चा किसका होना चाहिए, हेड ऑफिस के सुपरवाइजर का, ब्रांच ने उसके बिहाफ में पे कर दिया, तो ब्रांच को लॉजिकल एंट्री क्या करना चाहिए था, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। in the books of branch। अब करेक्ट एंट्री क्या था, क्योंकि भाई वो उसका खर्चा तो है ही नहीं ना, उसको तो हेड ऑफिस से मिलना चाहिए पैसा, तो वो हेड ऑफिस को डेटर बना लेगा टू कैश कितना, लेकिन उसने क्या कर दिया, हेड ऑफिस की जगह उसको अपना सैलरी दिखा दिया, क्या ये इसका खर्चा है क्या, यानी उसने एंट्री कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो व्हाट विल बी रेक्टिफाइंग एंट्री, बस किया था ना फाउंडेशन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो ये बस वही तो है, क्या करेंगे, हेड ऑफिस हेड ऑफिस टू सैलरी, आपको ऐसे करेक्ट रॉन्ग ये दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के, बस ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? Number 2, asset purchased by branch for 25,000 but the asset account was retained in head office books। ब्रांच ने एसेट खरीदा है, ठीक है, बट ये बुक्स कहां मेंटेन होता है, हेड ऑफिस में मेंटेन होता है, राइट, तो क्या एंट्री होगा, अब पैसा तो गया किसका, ब्रांच का गया ना, तो ब्रांच अपने बुक्स में क्या लिखेगा,
किया ही नहीं ना अभी तो कुछ एंट्री। तो टू बैंक अकाउंट, उसका पैसा गया 25,000। लेकिन क्या ये एसेट अकाउंट को डेबिट कर सकता है क्या? क्योंकि दैट एसेट अकाउंट इज मेंटेन इन हेड ऑफिस बुक्स, तो इसके पास तो एसेट अकाउंट है भी नहीं। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये क्या करेगा, इतना ही पैसा हेड ऑफिस से लेना है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि वो नॉर्मली हम एसेट खरीदते तो एंट्री क्या होता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बट यहाँ फिक्स एसेट्स अकाउंट हमारे ब्रांच की बुक्स में है ही नहीं, हेड ऑफिस के पास में मेंटेन हो रहा है, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो जितना पैसा हमने पे किया, बल्कि पे किसको करना चाहिए था, हेड ऑफिस को, तो हम उतना पैसा हेड ऑफिस से लेंगे। तो हमने हेड ऑफिस को डेटर बना दिया। क्लियर है? A remittance of rupees 8,000 sent by the branch has not been received by the head office. हमने पैसा भेजा 8,000 ब्रांच से हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस को नहीं मिला। तो पैसा नहीं मिला तो उसका मैं क्या करूं? ब्रांच तो कुछ नहीं करेगा ना, हेड ऑफिस एंट्री करता है कैश इन ट्रांजिट का, राइट? तो ब्रांच क्या करेगा? नो एंट्री। पैसा भेजने का भी एंट्री वो तो कर चुका होगा ना, हमें तो रेक्टिफाई करने के लिए बोला। जब हमसे कोई गलती नहीं हुआ तो हम क्या रेक्टिफाई करें? ऐसे क्वेश्चन बोलता कि आपने एंट्री नहीं किया पैसा भेजने का, तब ब्रांच एंट्री करता। आई बात समझ में? क्लियर है? Head office collected 25,000 directly from the customer of branch but fails to give the intimation to branch. ब्रांच के डेटर का पैसा हेड ऑफिस ने कलेक्ट कर लिया, तो ब्रांच तो लेगा ना हेड ऑफिस से, और ब्रांच का जो डेटर है वो कम हो जाएगा, तो उसको हेड ऑफिस से मिलना है। तो हेड ऑफिस को डेटर बना दिया टू डेटर्स अकाउंट। बोल रहा नीचे मैड बिछाने के लिए, इतना नहीं था बोले। Next, remittance of funds by head office to branch not entered in the branch books. Bank account debit to head office account. क्लियर है? इजी सा है। अरे इजी है, पूरा ब्रांच इजी है, क्या है? नहीं। Practical question number 8. Goods worth rupees 50,000 sent by head office, but the branch has received till the closing date goods worth 40,000 only. Give journal entries in the books of head office and branch for goods in transit. किसके किसके बुक्स में एंट्री मांगा? हेड ऑफिस के बुक्स में और ब्रांच के बुक्स में। पहले तो ये बताओ ब्रांच के बुक्स में क्या एंट्री होगा? हेड ऑफिस का मैंने बताया था, ब्रांच टू
गुड्स सेंड टू ब्रांच का एंट्री पूछ रहा है या गुड्स इन ट्रांजिट का पूछ रहा है? वो चाहिए ना, ट्रांजिट तो उसके हिसाब से होगा। जब हेड ऑफिस ने 50,000 का गुड्स भेजा तो उसने तो पूरा 50,000 का एंट्री कर रखा होगा ना, बट ब्रांच को मिला 40,000 ही, तो ब्रांच ने कितना का एंट्री किया? तो 10,000 का जो एंट्री है किसको करना चाहिए? ब्रांच को करना चाहिए। तो हेड ऑफिस क्यों करेगा? तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस नो एंट्री, whereas in the books of branch goods in transit account debit to head office 10,000। बस यही करना है। समझ में आया? ऐसे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एट में कोई दिक्कत? Nine. Alps, having head office in Mumbai, has a branch in Nagpur. The branch at Nagpur is an independent branch maintaining separate books of accounts. On 31st March, it was found that the goods dispatched by head office for rupees 2 lakh was received by the branch only to the extent of 150. हेड ऑफिस ने 2 लाख का गुड्स भेजा, whereas branch को कितना मिला? सिर्फ 1.5 लाख रुपए का गुड्स मिला है। The balance goods are in transit. What is the accounting entry to be passed by the branch for recording the goods in transit in its books? Goods in transit account debit to head office कितने रुपए से? 50,000। बस खत्म। ये एक एंट्री कर लो एंड नंबर 10 करके बताओ। से देखो, सो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में करना है, ठीक है। अब एक चीज समझना, पहले ये दिल्ली ब्रांच की बात कर रहा है। दिल्ली टोटल कितनी ब्रांचेस है हेड ऑफिस की? एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है चेन्नई और एक है कोलकाता, ठीक है जी। रफ में कर रहा हूं मैं ऐसे। ये 4 ब्रांच है। पहले बात कर रहा है दिल्ली का। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई फ्रॉम कलकत्ता, यानी क्या हुआ होगा? हेड ऑफिस ने पहले मुंबई और कलकत्ता को भेजा होगा, फिर ये गुड्स चाहिए था दिल्ली को, तो हेड ऑफिस ने बोला अच्छा मुंबई वाले कलकत्ता वालों तुम दिल्ली को भेज दो। फिर जितना का भी गुड्स भेजा है, अब हेड ऑफिस क्या करेगा? दिल्ली वाले को तो डेबिट करेगा, मतलब उसी से पैसा लेगा, और कहीं ना कहीं जब उसने मुंबई और कलकत्ता को भेजा होगा तो डेबिट कर रखा होगा, उनको क्रेडिट करेगा, मतलब माइनस करेगा। मतलब 35,000 प्लस 15,000 दैट इज 50,000 से दिल्ली वाले से पैसा लेना हेड ऑफिस को, डेबिट करेगा, डेबिट मतलब प्लस, एंड मुंबई और कलकत्ता को वो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, मतलब माइनस करेगा। एक एक करके ट्रांजेक्शन ऐसे ही समझो, ठीक है। मैं बहुत ब्रेकअप करके भी कर सकता था, ईच एंड एवरी जर्नल एंट्रीज बता के फिर कंबाइन क्लब्ड एंट्री, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। फिर सेंड गुड्स टू चेन्नई, अब दिल्ली वाला चेन्नई को भेज रहा है और कलकत्ता को भेज रहा है, नहीं पहले गुड्स तो दिल्ली के पास आया होगा। अब हेड ऑफिस बोलता है अच्छा ठीक है तुझे नहीं चाहिए, तू चेन्नई और कलकत्ता को भेज दे। तो दिल्ली वाले का तो क्या करेगा हेड ऑफिस? क्रेडिट करेगा ना, कितने से? 45,000 से, लेकिन गुड्स किसके पास चला गया? चेन्नई और कलकत्ता, उनसे तो पैसा लेगा हेड ऑफिस, उनको वो डेबिट कर देगा। समझ में आया? देन बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम चेन्नई, यानी जो चीज चेन्नई से था, चेन्नई के पास था, वो आ गया दिल्ली के पास, यानी ये पैसा दिल्ली से लेना है।
तो हेड ऑफिस क्या करेगा, दिल्ली को डेबिट करेगा और चेन्नई को क्रेडिट कर देगा, बिल्स रिसीवेबल में पैसा। देन एक्सेप्टेंस सेंड टू मुंबई एंड कलकत्ता, दिल्ली ने मुंबई और कलकत्ता को एक्सेप्टेंस थोड़ी भेजा होगा, लॉजिकली तो उसने हेड ऑफिस को भेजा होगा, मतलब लाइबिलिटी कम हो जाएगा। एक्सेप्टेंस मतलब लाइबिलिटी, मतलब एज ए डेटर कम होगा। और रिसीव, बिल्स रिसीवेबल रिसीव मतलब एसेट मिल रहा है, तो बदले में पैसा तो हेड ऑफिस उससे लेगा। तो यानी यहां पे हेड ऑफिस क्या करेगा, दिल्ली को क्रेडिट करेगा, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस दे दिया 25 और 10 35,000 का, एज ए डेटर कम हो जाएगा। अरे याद करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से एक्सेप्टेंस मिलता है तो एंट्री क्या करते हैं हम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर ना। तो हेड ऑफिस के लिए तो दिल्ली क्या है, डेटर। दो वो दे रहा मुंबई और कलकत्ता को एक्सेप्टेंस है, लेकिन इनडायरेक्टली वो किसको दे रहा है, हेड ऑफिस को। वो जानता ही नहीं है भाई मुंबई और कलकत्ता को, तो हेड ऑफिस ने बोला होगा कि तू उनको पे कर दे हमारे बिहाफ में, राइट। तो हेड ऑफिस ने क्या किया, दिल्ली को तो कम कर दिया, और मुंबई और कलकत्ता को क्या करे, उनसे पैसा लेना है ये वाला। प्लस हो जाएगा। क्लियर है ये कहानी। ये था सिर्फ दिल्ली ब्रांच से रिलेटेड कहानी। अब है मुंबई ब्रांच। मुंबई में क्या हुआ, रिसीव गुड्स फ्रॉम कलकत्ता एंड दिल्ली, यानी हेड ऑफिस ने कलकत्ता और दिल्ली को भेजा होगा। अब उसको तो हेड ऑफिस क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। दिल्ली 20,000 और कलकत्ता 15,000, लेकिन ये गुड्स किसके पास आ गया, तो हेड ऑफिस तो उससे पैसा लेगा ना, डेबिट 35,000। क्लियर है। देन कैश सेंड टू दिल्ली एंड कलकत्ता, मुंबई वाला दिल्ली और कलकत्ता को भेज रहा है, इन शॉर्ट वो हेड ऑफिस को ही तो पे कर रहा है, तो हेड ऑफिस को पे करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा ना हेड ऑफिस के बुक्स में। कितने से, 22,000 मुंबई क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ये पैसा गया दिल्ली और कलकत्ता के पास, तो हेड ऑफिस तो उनसे लेगा, दिल्ली से 15 लेगा और कलकत्ता से 7,000। ये हो गया मुंबई ब्रांच का कहानी। सिमिलरली विल बी डूइंग फॉर चेन्नई। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कलकत्ता, चेन्नई को कलकत्ता से मिला, तो चेन्नई वाला क्या कलकत्ता को डेटर बनाएगा क्या, हेड ऑफिस बनाएगा क्या चेन्नई वाले को डेटर, सॉरी चेन्नई को कलकत्ता से गुड्स मिला, मतलब चेन्नई वाला क्या कलकत्ता को क्रेडिटर बनाएगा क्या, वो तो हेड ऑफिस को ही बनाएगा, और हेड ऑफिस चेन्नई को डेटर बनाएगा, तो चेन्नई क्या हो जाएगा प्लस, और कलकत्ता को जो डेटर बना रखा होगा हेड ऑफिस ने वो क्या करेगा, माइनस। क्लियर है। एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंड टू कोलकाता एंड एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंड टू, अच्छा एक है एक्सेप्टेंस 20,000 का और एक है कैश 10,000 का, ठीक है। किसने भेजा, चेन्नई ने। चेन्नई ने इन शॉर्ट हेड ऑफिस को ही तो भेजा होगा, तो चेन्नई तो क्या हो जाएगा हेड ऑफिस के बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा कितने से, 20 और 10 30,000। और ये किसको भेजा, कोलकाता, तो हेड ऑफिस तो कोलकाता से लेगा ना पैसा, 30,000 उससे लेगा। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम। एक्सेप्टेंस एंड कैश, अब देखो पैसा चुकाना था हेड ऑफिस को, चेन्नई ब्रांच को तो पैसा पेमेंट करना था ना हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस ने बोला होगा तू एक काम कर कलकत्ता को दे दे पैसा, तो भाई हेड ऑफिस के नजर में तो चेन्नई का तो क्रेडिट हो गया ना एज ए डेटर, लेकिन कलकत्ता को जो पैसा गया है हेड ऑफिस तो लेगा ना उनसे, तो हेड ऑफिस उसको डेबिट करेगा, कलकत्ता को और चेन्नई को क्रेडिट करेगा, तो डेबिट करेगा तो प्लस, क्रेडिट कर रहा है तो माइनस। क्लियर है यहां तक, दिक्कत अलग अलग है, एक्सेप्टेंस मीन्स बिल्स पेबल और कैश मीन्स पेमेंट। फिर कलकत्ता का बारी आया, कोलकाता ने क्या क्या सेंड गुड्स टू चेन्नई, तो कोलकाता का माइनस हो जाएगा, हेड ऑफिस क्या करेगा कलकत्ता को माइनस करके चेन्नई को प्लस कर देगा, एंड पेड कैश टू चेन्नई
फिर से क्या हो जाएगा, चेन्नई को प्लस करेगा और कलकत्ता को एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई, सेम कहानी। अब हम नेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे चारों का। नेट वैल्यू क्या आ रहा है, दिल्ली का -15,000 आ रहा है, मतलब क्रेडिट करना है। मुंबई का 3,000 प्लस आ रहा है, मतलब डेबिट होगा। चेन्नई का कितना आ रहा है बाबा, 70,000 होगा, 40 और 30 70, 70,000 पॉजिटिव, मतलब डेबिट होगा। तो 70,000 प्लस 3,000 माइनस 15,000, सॉल्व करना है इसका, 58 माइनस आना चाहिए। तो ये हो गया आपका एंट्री। मुंबई ब्रांच अकाउंट डेबिट 3,000, चेन्नई ब्रांच अकाउंट डेबिट 70,000, टू दिल्ली ब्रांच 15,000, टू कोलकाता ब्रांच 58,000। दैट इज द फाइनल एंट्री जो हेड ऑफिस अपने बुक्स में पास करेगा। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट क्या था, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, नॉट एंट्रीज। जस्ट सिंगल एंट्री पास करके आपको ये करना था, जैसे आपने पार्टनरशिप में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में करते थे, गेनर टू सैक्रिफाइसर, सेम वही चीज यहां पे कर रहे हो आप। समझ में आया। इंडिविजुअल लेवल पे भी आप जर्नल पास कर करके नेट एंट्री करके कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है एग्जाम में, और कर भी नहीं पाओगे आप। वैसे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ठीक है, बट वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। जैसे हम इंडिविजुअल एंट्रीज करते तो पहले आप क्या करते, इतना एंट्रीज, ये नहीं अपना था नंबर 9, हाँ ये वाला, इंडिविजुअली करते तो नेट एंट्री तो यही बन रहा है, नेट एंट्री यही बन रहा है ना अपना। पहले दिल्ली ब्रांच में एंट्री करते, दिल्ली को डेबिट किया, मुंबई कलकत्ता क्रेडिट किया, जो माइनस किया वो क्रेडिट, जो प्लस हुआ वो डेबिट, फिर एक एंट्री, फिर ये एंट्री, फिर ये एंट्री, फिर इन चारों का मर्ज एंट्री ये पास होता, फिर वैसे ही मुंबई ब्रांच में होता, कलकत्ता ब्रांच में होता, चेन्नई ब्रांच में होता, फिर चार जो मर्ज एंट्री उसको और मर्ज छोटा करते, तब जाके आपका रेक्टिफाइंग एंट्री होता। तो इतना लेंदी नहीं करने का, समझ में आया, इतना लेंदी नहीं करने का। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे समझने के लिए हर एक ट्रांजेक्शन को अपन समझ सकते हैं, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इस तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो। समझने में ठीक है, लग सकता है कि हाँ समझ में तो आ रहा है भैया, इन दोनों को प्लस करके ये एंट्री बन रहा है, फिर लास्ट में जितना रेड पेन से किया उसको आप प्लस करके एक फाइनल एंट्री बनाते हो, बट वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस, एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट वे क्या है, ये करो, समझ में, ये प्रेजेंटेशन करो आप, उसी का नेक्स्ट। सबका हो गया नंबर 10, नंबर 11, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच का बुक्स में अपन को जर्नल एंट्रीज करना है, राइट। तो यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन ध्यान रखना, ब्रांच के बुक्स में करना है। ब्रांच ए, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500 एलोकेटेड टू द ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। एलोकेटेड का मतलब होता है हेड ऑफिस का एक कॉमन एक्सपेंस होगा जो उसने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट वाइज होता है ना, जैसे एक साथ में तुम लोग कहीं जाते हो, कॉमन बिल आया, फिर आप क्या करते हो, बांट देते हो। वैसे हेड ऑफिस में बहुत सारे कॉमन एक्सपेंसेस को क्या करता है, बांट देता है। ठीक है, हर एक ब्रांच में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चार्ज करता है। तो बेसिकली हेड ऑफिस ने खर्चा कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा, अब उतना एक्सपेंसेस वो ब्रांच के बुक्स में ट्रांसफर कर रहा है। तो यानी ब्रांच को अपने बुक्स में एक्सपेंस दिखाना है, तो ब्रांच जब एक्सपेंस दिखाएगा, पेमेंट किसने किया, हेड ऑफिस। तो किसको पैसा देना है, ब्रांच को, हेड ऑफिस को देना पड़ेगा ना, तो हेड ऑफिस को वो अपने बुक्स में क्रेडिटर बनाएगा। तो हेड ऑफ ब्रांच अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, यस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, एक्सपेंस टू एचओ।
क्लियर है? नंबर ये वो कर लो इसको साथ साथ में। Depreciation of branch asset whose accounts are kept by the head office 1500 रुपए। अब ब्रांच यूज कर रही है एसेट, तो डेप्रिशिएट हुआ तो एक्सपेंस भी किसके लिए होगा? ब्रांच के लिए। तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यस, टू एसेट अकाउंट नहीं करेगा बिकॉज इट इज मेंटेन इन द हेड ऑफिस। तो क्या एंट्री हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। 3. Branch paid 2000 as salary to a head office inspector, but the amount paid has been debited by the branch to salaries account. ब्रांच ने हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को दिया पैसा, तो खर्चा तो हेड ऑफिस का होना चाहिए, तो नॉर्मल एंट्री होना चाहिए था हेड ऑफिस टू बैंक, बट ब्रांच ने क्या एंट्री कर दिया? सैलरीज टू बैंक। तो अब ब्रांच क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। क्लियर है? हेड ऑफिस कलेक्टेड 10,000 डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच। ब्रांच के डेटर का पैसा हेड ऑफिस ने कलेक्ट कर दिया, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस से पैसा लेगा ब्रांच, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अ रेमिटेंस ऑफ ₹15,000 हो गया ना वो, हेड ऑफिस टू डेटर। A remittance of ₹15,000 sent by the branch has not yet been received by the head office. ब्रांच तो कुछ एंट्री नहीं करेगा, हेड ऑफिस एंट्री करेगा। इसका क्या एंट्री करेगा हेड ऑफिस? कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। एंट्री का नोट देके लिखना पड़ेगा ना कि इसका एंट्री? नहीं, बस नो एंट्री, नोट वोट कुछ नहीं देना, सिर्फ नो एंट्री। नंबर 6, branch A incurred advertisement expense of 3,000 on behalf of branch B. तो ब्रांच एक दूसरे को तो नहीं जानते, ब्रांच ए का पैसा जा रहा है तो टू कैश या टू बैंक 3,000, पैसा लेगा किससे? ये हेड ऑफिस से। तो ब्रांच ए एंट्री करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी आपको लिखना। समझ में आया? दैट वाज नंबर 11। कोई दिक्कत यहाँ पे? दुख दर्द पीड़ा कष्ट हानि? इजी है, रेक्टिफिकेशन समझ में आया? 12 तो ऑलरेडी अपन कर चुके। चलो पास करो 16 का एंट्रीज। किसके बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं? ब्रांच के बुक्स में। पहला क्या है कि इनकम है जो ब्रांच का है, एलोकेट कर रहा है हेड ऑफिस, तो एंट्री क्या होगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम, being income allocated by head office branch paid 3,000 as salary to head office manager. Head office account debit to salaries account, ऑलरेडी एक दो बार कर ही लिया। Number 3, branch incurred traveling expenses of 5,000 on behalf of other branches. हाँ, head office to cash बैंक कुछ भी।
A remittance of 1,50,000 sent by branch has not received by HO. Head office allocates 75,000 to the branch as head office expense, which has not yet been recorded by the branch. Expense to head office. Expense to head office 75,000. Head office collected 30,000 directly from a branch customer. पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, रिपीटेटिव है. हेड ऑफिस टू डेटर 30,000. Last transaction. Goods dispatched by the HO 10,000 but not received by branch. Goods in transit debit to head office 10,000. क्लियर है? समझ में आया जर्नल वाले क्वेश्चंस? कोई दिक्कत? दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि? क्वेश्चन बैंक में देखो जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चंस एक को भी नहीं है. नहीं है तो नॉर्मल क्वेश्चंस बचा अपने पास में. 8 तक तो कर ही लिया था अपन ने. था ना नंबर 4. होमवर्क कर लेना. 4 homework and ठीक है 19 तो बाद में हो जाएगा. ठीक है, दैट वाज द कंसेप्ट इंडिपेंडेंट ब्रांच का जर्नल रिलेटेड. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ रेक्टिफाई करना सीखा. इसका इम्पैक्ट जब अपन ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे तो वहां पे भी, और बैलेंस शीट, तो तीनों चीजों में इसका इम्पैक्ट जाएगा. कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री होता है उसका डुअल इफेक्ट होता है. ठीक है, तो नॉर्मल उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच का जितना भी प्रॉपर क्वेश्चन है जहां पे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है वो कर लेंगे. क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. एक सेकंड ज्वाइन करना.